अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, वी नो फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी, यानी फ्रीक्वेंसी कितनी बार हो रहा है कोई इवेंट, इंटेंसिटी कितना इंटेंस है। तो अगर डिजास्टर्स आया करते थे लाइक फ्लड्स, साइक्लोन्स, हीट वेव्स, मरीन हीट वेव्स, तो इनकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों बढ़ रहे हैं। मतलब हीट वेव जितनी आती थी उससे कहीं ज्यादा आ रही है, और जितनी खतरनाक आती थी उससे बहुत खतरनाक आ रही है। नाउ इट इज गोइंग टू टेक मोर लाइव्स। इज इट फाइन? नाउ आज तक हमने मोस्टली डिस्कस किया है हीट वेव्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। न्यूज़पेपर्स, all the newspapers, they have started discussing something known as marine heat waves. Marine heat waves, right? What are marine heat waves? Marine क्या होता है? It is related to what? It is related to oceans. Alright, so all of you जिन्होंने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ी हुई है, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से थे या फिर अभी रिसेंटली ज्योग्राफी कवर कर ली है, अगर आपको याद आ रहा हो साइक्लोन्स आने के कुछ बेसिक कंडीशंस होते हैं कि साइक्लोन जो है समंदर में ओरिजिनेट करेगा और फिर वो लैंड की ओर बढ़ेगा, लैंड पे बहुत तबाही कर देगा, राइट? चक्रवाती तूफान न्यूज में आपने देखा होगा। आजकल हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं तो इससे ज्यादा जान का नुकसान नहीं होता, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान तो होगा, बिकॉज आप इंफ्रास्ट्रक्चर उठा के नहीं कहीं ले जा सकते, इंसानों को ले जा सकते हो। वही मैं आने की कोशिश कर रहा था कि पानी का टेम्परेचर एक पर्टिकुलर लिमिट में होना चाहिए। बहुत ठंडा होगा तो साइक्लोन ओरिजिनेट नहीं करेगा। इट शुड बी वार्म अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस। तो जो आज सरफेस टेम्परेचर समंदर में पानी का कम था वो भी इंक्रीज होता जा रहा है मरीन हीट वेव्स की वजह से। तो साइक्लोन ज्यादा ओरिजिनेट होंगे, बिकॉज वो कंडीशंस जो चाहिए थी साइक्लोन ओरिजिनेट करने के लिए वो बन जाएंगी इजीली। नाउ सी, प्रॉब्लम हियर इज अनदर रिपोर्ट। अब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये एनविजेज कर रही है, यानी उसको ऐसा लग रहा है कि आने वाले साल में जो इंडियन ओशन का टेम्परेचर है जो ऑलरेडी वार्म हो चुका है बाय 1.2 डिग्री सेल्सियस, इट विल लाइकली हीट अप 1.7 टू 3.8 डिग्री सेल्सियस। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो सिर्फ हमारे वेदर पैटर्न्स को चेंज नहीं कर रही, हमारे जो नॉर्मल टेरेस्ट्रियल लाइफ है उसको इंपैक्ट नहीं करेगी, वो समंदर को भी इंपैक्ट करेगी। उसका पानी ज्यादा गर्म हो जाएगा। कोरल रीफ्स, राइट, एनवायरमेंट में करेंगे। अगर आपको नहीं पता, जिनको पता है वो सुन लो। कोरल रीफ्स ब्लीच हो जाएंगे, ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ्स। You have understood that, right? कोरल रीफ्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं समंदर के लिए, बहुत सारे आसपास फिशेस के लिए दे आर वेरी हेल्पफुल। एंड जब पानी सरफेस टेम्परेचर पानी का बढ़ जाता है, कोरल रीफ्स की ब्लीचिंग हो जाती है। देन अ लॉट ऑफ फिशेस जो एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में कंफर्टेबल रह पाती हैं, आने वाले समय में पानी गर्म हो जाएगा, दे विल हैव टू लीव दैट प्लेस। तो फिशिंग ग्राउंड्स का नुकसान होगा, फिशिंग ग्राउंड्स का नुकसान होगा, तो वहां पर जो मछुआरे हैं उनका नुकसान होगा, राइट? नाउ दीज आर मेनी प्रॉब्लम्स दैट माइट कम इन फ्यूचर। अब प्रॉब्लम क्या है, अभी मरीन हीट वेव आती है, मरीन हीट वेव आती है ऑन एन एवरेज ऑफ 20 डेज पर ईयर। आने वाले साल में, आने वाले सालों में इट विल गो अप टू 220 टू 250 डेज पर ईयर। ऑलमोस्ट सारा साल ही मरीन हीट वेव रहेगी, ज्यादा साइक्लोन्स ओरिजिनेट होंगे, फिशिंग ग्राउंड्स को नुकसान होगा, फिशिंग इकोनॉमी को नुकसान होगा, ब्लू इकोनॉमी का नुकसान होगा। और क्या कारण है? वही कारण है, बता दो मेरे को, ग्लोबल वार्मिंग के क्या कारण हमने सीखे हुए हैं? ग्लोबल वार्मिंग, फॉसिल फ्यूल्स बर्न, वही सारा कुछ दोबारा से यहां पे आ गया, द सेम एग्जैक्ट रीजंस। एंड व्हाट वी आर डूइंग टू कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज इज नॉट इनफ। तो हमें ज्यादा काम करने की जरूरत है। एंड यहां पर चाहे लिखा है नहीं लिखा, इट गोज विदाउट सेइंग दैट मैंग्रोव्स और ऐसे जितने भी मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, समंदर से रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं, जब क्लाइमेट चेंज हो जाएंगे हर चीज के ऊपर इंपैक्ट होगा। बरसात के ऊपर रेनफॉल पैटर्न्स और खराब हो जाएंगे, ऑलरेडी खराब हो चुके हैं, ऑलरेडी फ्लडिंग हो रही है, फिर ड्रॉट्स आ रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, अभी उत्तराखंड के जंगलों में फिर से आग लगी हुई है। व्हाट इज हैपनिंग इज एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग बहुत लंबे समय तक बरसात होती नहीं है, तो एवरीथिंग गेट्स वेरी ड्राई, राइट? और फिर जो हिमालयन फॉरेस्ट हैं वहां पर भी अगर बरसात नहीं होगी और हीट बहुत ज्यादा रहेगी, जब तक बरसात नहीं होगी वहां पर आग लगने के चांसेस उतने ही रहेंगे, नेचुरली और मैन मेड फैक्टर्स की वजह से। तो ड्रॉट आ जाता है जब बहुत लंबे स्पेल के लिए बरसात नहीं होती है। कई बार फॉरेस्ट फायर्स भी हो जाती हैं, कई बार एग्रीकल्चर को बहुत नुकसान होगा। और फिर जब बरसात होती है तो जितनी सारे सीजन में होनी चाहिए वो सारी 2-3 दिन में हो जाती है, तो फ्लडिंग हो जाती है।
फ्रॉम केदारनाथ डिजास्टर टू बेंगलोर, चेन्नई में फ्लड्स, शिमला में पानी खत्म हो जाना, ये पिछले कुछ सालों में ये सारी चीजें हुई हैं. वेरी क्लियर साइंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. नाउ मरीन एनवायरमेंट्स में अगर ये होगा तो क्या करना चाहिए? ऑलवेज लास्ट पार्ट ऑफ एवरी आर्टिकल इज व्हाट? इट इज वे फॉरवर्ड सॉल्यूशंस. और यहां पे लिखे हुए हैं क्या? इंडिया को बाकी इंडियन ओशन कंट्रीज के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, डाटा अच्छे से कलेक्ट करना चाहिए, बिकॉज जो हम कर रहे हैं टू फाइट ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, दैट इज नॉट एडिक्वेट, दैट इज नॉट सफिशिएंट. तो उससे तो कुछ होगा नहीं. तो व्हाट वी कैन डू इज हम अपने अर्ली वार्निंग सिस्टम्स अच्छे कर सकते हैं कि कब कौन सा डिजास्टर आ सकता है, वो हमें पता तो लगे. राइट? हाउ इज द सरफेस टेम्परेचर चेंजिंग, ऊपर पानी कितना गर्म है, नीचे कितना इंपैक्ट है इफ यू गो डीप इनटू द ओशन. ये सारी चीजें अगर डाटा हमारे पास होगा तो हम कुछ कर पाएंगे.